Assalamualaikum everyone. This is Kashif Kamran, and I welcome you to the fifth lecture for Strategic Business Leader. And in the fourth lecture in the last class, we started on with the stakeholder analysis and corporate social responsibility, which is basically the second topic in corporate governance. And that same topic will continue in the lecture today. Right, today is the fifth lecture, and this fifth lecture will focus on the same topics: stakeholder analysis and organization social responsibility. Now, just to do a quick recap, in the last class जब ये टॉपिक ओपन हुआ था तो वी फर्स्ट डिस्कस हु आर स्टेक होल्डर, उसकी एक डेफिनेशन आ गई थी, बट अगेन इट वाज वेरी क्लियर कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है. इट्स मोर अबाउट that you can identify and you can work upon the stakeholders given in the case study. I even did recommended an examiner article जो all about stakeholder part 1 article है, और उसके कुछ ग्लिम्स मैं आज की क्लास में डिस्कस भी करूंगा आप सबके साथ. डेफिनेशन के बाद वी डिस्कस्ड अबाउट के स्टेक होल्डर क्लेम्स क्या होते हैं और स्टेक होल्डर की नीड्स क्या होती हैं, क्योंकि ये वो क्लेम्स हैं जो स्टेक होल्डर को कंपनी के साथ कनेक्ट करते हैं. अगर किसी भी स्टेक होल्डर का कोई क्लेम है तो वो क्लेम उसको कंपनी के साथ कनेक्ट कर देता है. सो वी हैड अ टेबल, और इस टेबल में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स गिवन थे और उनके क्लेम्स गिवन थे जो ये जस्टिफाई कर रहे थे कि स्टेक होल्डर के जो क्लेम्स हैं वो बेसिकली उनकी डिमांड्स हैं या बेसिकली उनकी वांट्स हैं, और ये डिमांड्स और वांट्स जो है स्टेक होल्डर की, ये इनको कनेक्ट करती है विद द ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद वी टुक अनदर स्टेप एंड वी डिस्कस्ड अबाउट कि स्टेक होल्डर्स को क्लासिफाई करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं. ये जो मेथड पहला था इसका कोई एग्जाम रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इमेच्योर मॉडल है. कि अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें, डायरेक्टर्स आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि कौन सा स्टेक होल्डर इंटरनल है और कौन सा स्टेक होल्डर एक्सटर्नल है. डायरेक्टर इज मोर कंसर्न्ड अबाउट कौन सा स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है और कौन सा स्टेक होल्डर अनइम्पॉर्टेंट है. सो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन है ये आपको इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्टेक होल्डर नहीं बताती, ये सिर्फ आपको उसकी पोजीशन बता देती है कि हु इज इनसाइड द कंपनी एंड हु इज आउटसाइड द कंपनी. सो इस क्लासिफिकेशन का रेलेवेंस डायरेक्टर्स के लिए नहीं है. कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन बहुत क्लियर थी लास्ट क्लास में. आई होप यू रिमेंबर दैट कि कनेक्टेड स्टेक होल्डर का के साथ दो चीजें हैं. नंबर वन, वापस रिपीट कर रहा हूं कि कनेक्टेड स्टेक होल्डर के साथ नंबर वन पॉइंट है उसका एक्सटर्नल होना, और नंबर टू उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म होना. तो ये दो पैरामीटर्स अगर फॉलो होंगे तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्टेड स्टेक होल्डर बन जाएगा. एक्सटर्नल, कॉन्ट्रैक्चुअल, आपके साथ उस आपके और कंपनी के कोई टर्म्स हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स है. Now, having discussed this table in the last class, internal stakeholders, the external stakeholders, and the connected stakeholder, and a definition of who is a connected stakeholder. I hope you all remember that, right? We went to the last topic, जहाँ पे class end हुई थी, which was to classify the stakeholders as per a theorist, और वो theorist था Mahoney, and Mahoney ने हमें definition दी थी active and passive stakeholders की. ठीक है, we were discussing this, almost discussed this, but I need to start my lecture from the same topic: active stakeholders and passive stakeholder. ठीक है, अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तक एग्जामिनर ने स्टेक होल्डर क्लासिफिकेशन पर आपसे कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, बट अभी तक जितने स्पेसिमेन एग्जाम्स बने हैं और जितने एक्चुअल एग्जाम्स बने हैं टिल द मार्च 2020 एग्जाम्स, अभी तक स्टेक होल्डर क्लासिफिकेशन पर टेस्टिंग नहीं हुई है. बट व्हाट आई बिलीव इज कि जो एग्जामिनर आर्टिकल्स हैं, जो स्टेक होल्डर का आर्टिकल है और जितने भी एग्जामिनर आर्टिकल्स हैं, अभी तक एग्जामिनर ने कोई एक्चुअल एसपीएल आर्टिकल नहीं लिखा. ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जो P1 से कैरी फॉरवर्ड हुए. आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ोगे ना उसके लास्ट में लिखा होगा दिस इज अ P1 आर्टिकल एंड हैज बीन अडेप्टेड. सो अभी तक कोई एक्चुअल एसपीएल आर्टिकल नहीं है. ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जो P1 में एग्जिस्ट करते थे. अब P1 में ये जो टॉपिक था क्लासिफाइंग स्टेक होल्डर, ये काफी रेगुलरली टेस्ट होता था, बट सिंस एसपीएल स्टार्ट हुआ है तो एसपीएल का फोकस क्योंकि डायरेक्टर्स पे चला गया है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर पे चला गया है, सो बहुत सारी इमटेरियल चीजें जो है वो टेस्ट नहीं हो रही.
नाउ इट्स बीन वेरी लॉन्ग राइट सिंस एसपीएल स्टार्टेड। एसपीएल सितंबर 18 में स्टार्ट हुआ था, मार्च 2020 तक देखो तो बहुत सारी एग्जाम सेटिंग्स हो चुकी हैं, पेपर ग्रेजुअली मेच्योर हो रहा है, बट वो ग्रेजुअली मेच्योर पेपर जो है वो फोकस कर रहा है बहुत सिग्निफिकेंट इश्यूज के ऊपर, वो माइनर पेटी इश्यूज में नहीं जा रहा। राइट, सो वी आर रीडिंग अ टॉपिक, वी आर गोइंग थ्रू अ टॉपिक, बट अभी तक इस टॉपिक का कोई एग्जाम फोकस नहीं है। ओके, जस्ट अ रीकैप। एक्टिव स्टेक होल्डर वो है जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और हमने डेफिनेशन में ये चीज डिस्कस की थी कि ही दैट स्टेक होल्डर मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल स्ट्रक्चर। आई होप यू रिमेंबर दैट, राइट? जरूरी नहीं है कि एक्टिव स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर का पार्ट हो। क्या क्या एक एक्टिव स्टेक होल्डर एक्सटर्नल भी हो सकता है? मुझे आंसर करो। क्या एक एक्टिव स्टेक होल्डर एक्सटर्नल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, राइट? सो एक्टिव के लिए जरूरी नहीं है कि वो इंटरनल स्टेक होल्डर हो। एक्टिव के लिए जरूरी क्या है? एक्टिव के लिए जरूरी क्या है कि वो पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी या एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो इंटरनल भी हो सकती है और वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, सो अगर मैं अपनी वर्ड फाइल को दोबारा से पिक करूं फॉर द लेक्चर टुडे, सो हमने लास्ट क्लास में जो डेफिनेशन कंक्लूड की थी ऑफ एन एक्टिव स्टेक होल्डर, सो एक्टिव स्टेक होल्डर इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। जब भी वो कहता है कि मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं कि वो फॉर्मल स्ट्रक्चर का पार्ट हो। डेफिनेशन बहुत क्लियर थी, राइट? बट एक्टिव स्टेक होल्डर के जो एग्जांपल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे कि एक्टिव स्टेक होल्डर्स कैन बी सो मेनी पीपल, राइट, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक एम्प्लॉइज, like the management, like the board of directors, like the regulator, like the institutional investors, uh, like the pressure group. प्रेशर ग्रुप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। प्रेशर ग्रुप्स बहुत एक्टिवली मॉनिटर कर रहे होते हैं कंपनी को कि कंपनी कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जो पब्लिक के अगेंस्ट है, जो एनवायरमेंट के अगेंस्ट है। अब आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे प्रेशर ग्रुप का रोल बहुत एक्टिव है। developed countries like America, like Europe, like European Unions, like Singapore, ये वो सारी कंट्रीज हैं जहां पे आपको बहुत एक्टिव एक्टिव प्रेशर ग्रुप्स नजर आते हैं। आप डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाओगे, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, इस तरह की जो कंट्रीज है वहां पे आपको नजर आता है कि प्रेशर ग्रुप्स अपना बहुत एक्टिव रोल प्ले नहीं करते। बट क्योंकि हम इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो हमें प्रेशर ग्रुप को हमेशा एक्टिव क्लासिफाई करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन डेवलपिंग कंट्री पे बन रहा है तो डेवलपिंग कंट्री में द प्रेशर ग्रुप मे नॉट बी एक्टिव, बट अगर क्वेश्चन डेवलप्ड कंट्री पे बन रहा है तो इन अ डेवलप्ड कंट्री द प्रेशर ग्रुप इज वेरी एक्टिव। आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो प्रेशर ग्रुप का काम होता है प्रेशर एक्सर्ट करना। ठीक है, अब आप देखो मीडिया भी प्रेशर ग्रुप है, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, कंज्यूमर प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। सो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो डिफरेंट एरियाज में अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कोई कंज्यूमर प्रेशर ग्रुप है, कोई एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है। आप अगर मीडिया की ब्रॉडली बात करो तो मीडिया भी एक प्रेशर ग्रुप है जो अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन आइडेंटिफाइंग इश्यूज। सो प्रेशर ग्रुप इज एन एक्टिव स्टेक होल्डर, राइट? इसी तरह से आपके जो कस्टमर्स हैं, आपका जो मेजर कस्टमर्स है, नॉट नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स लाइक मी एंड यू, राइट? हम लोग जो कस्टमर्स हैं हम लोग बेसिकली कंज्यूमर्स हैं, राइट? बट आपके जो मेजर कस्टमर्स हैं, जिसमें आपके रिटेलर्स भी हैं, सॉरी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। मेजर एग्जांपल, योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, योर रिटेलर्स, एटसेट्रा। तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स हैं वो आपके मेजर कस्टमर्स हैं, राइट? इसी तरह से आपके जो सप्लायर्स हैं, अगेन आपके जो मेजर सप्लायर्स हैं, जो आपका जिससे आपका मेजर रॉ मटेरियल परचेज होता है, द मेजर सप्लायर्स, राइट, वुड बी पार्ट ऑफ योर एक्टिव स्टेक होल्डर। सो ये एक जर्नल सी लिस्ट है जो डिफाइन कर रही है कि ये वो सारे स्टेक होल्डर हैं जो बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल एग्री विद दिस, राइट? इसमें जो एक्टिव वाला पार्ट है ना, वो उनकी पार्टिसिपेशन है, चाहे वो पार्टिसिपेशन इनसाइड है या आउटसाइड है।
That is not a matter of concern, right? But the matter of concern is participation. डू यू बिलीव जो लिस्ट आपके सामने है इस वक्त ऑन द स्क्रीन, क्या ये वो सारे स्टेक होल्डर हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी? इज दैट सो? डेफिनेटली यस, राइट? अब इसके वाइसा वर्सा एक स्टेक होल्डर की कैटेगरी है जो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है, व्हिच इज पैसिव स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अब लेट्स फाइंड द कंक्लूजन ऑन द पैसिव स्टेक होल्डर कि पैसिव इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, अगर आप पैसिव के सिनोनिम्स देखो ऑन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आई होप आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पैसिव लिखो और उसके सिनोनिम्स देखो, तो पैसिव का सिनोनिम आता है इनएक्टिव, इनएक्टिव, लाइफलेस, इनएक्टिव, लाइफलेस। सो एक इनएक्टिव स्टेक होल्डर जो बहुत एक्टिव नहीं है, जो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, पैसिव स्टेक होल्डर। अगर आप पैसिव की डेफिनेशन देखो तो पैसिव का मतलब है इनएक्टिव, लाइफलेस। ठीक है, ये इसके लिटरल मीनिंग्स है, राइट? नॉट नेसेसरली कि हम इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये मैंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से इसके सिनोनिम्स निकालने की कोशिश करी है कि पैसिव का लिटरल डिक्शनरी मीनिंग क्या है। इनएक्टिव, लाइफलेस। ठीक है, आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पैसिव स्टेक होल्डर की, ताकि क्लियर हो जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पैसिव स्टेक होल्डर और हम किनको फॉल करवाएंगे पैसिव स्टेक होल्डर में फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कोई वर्ड फाइल से कॉपी तो नहीं कर रहा? कैन वी मूव बैक टू दी प्रेजेंटेशन? Okay, if I move back to the presentation, ठीक है, यहां पे जो डेफिनेशन है पैसिव स्टेक होल्डर की, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू रीड इट आउट। ठीक है, जो डेफिनेशन है पैसिव की, लेट्स सी इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है। इन कंट्रास्ट टू द एक्टिव स्टेक होल्डर, passive stakeholders are those who do not normally seek to participate in the organization policy making. So who do not seek to participate. So are they lifeless? Are they inactive? मुझे प्लीज आंसर, क्विक आंसर चाहिए आपसे, सो आई नो कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास में। आर दोज हु नॉर्मली सीक नॉट टू पार्टिसिपेट। सो क्या ये पार्टिसिपेट करने को सीख करते हैं? क्या ये पार्टिसिपेट करने को पसंद करते हैं? डू दे लाइक पार्टिसिपेटिंग? नो। सो क्या क्या ये इनएक्टिव स्टेक होल्डर्स है? ठीक है, किसके कंपैरिजन में? देखो पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वगैरह, इन कंट्रास्ट। इन कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट का मतलब क्या है कि जब आप इनको कंपेयर करते हो एक्टिव के साथ। सो जब हम चीजों को कंट्रास्ट करते हैं ना, तो फिर ही पता चलता है ना कि ये एक्टिव है और ये पैसिव है। कंट्रास्ट कंट्रास्ट होता है जब आप किसी को कंपेयर कर रहे होते हो। सो इन कंपैरिजन टू एन एक्टिव स्टेक होल्डर, ये वो स्टेक होल्डर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो प्लीज कंपैरिजन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हो तो फिर आपको पता चलता है अच्छा ये एक्टिव है और ये पैसिव है। सो कंपैरिजन इन एन एग्जाम पेपर वुड आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्टिफाई कि हाँ ये ज्यादा एक्टिव लग रहा है एग्जाम पेपर में और ये एक्टिव नहीं लग रहा है एग्जाम पेपर में। आई होप दैट इन कंट्रास्ट वर्ड इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ओके, आगे नेक्स्ट लाइन है, this is not to say this is not to say that passive stakeholders are any less interested or less powerful। कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि passive stakeholders जो है they are less interested और less powerful। वो पावरफुल हो सकते हैं बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सो वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट कि कोई लेस पावरफुल स्टेक होल्डर होगा तो हम कहेंगे हाँ ये नॉट नेसेसरली वगैरह, दिस इज नॉट टू से, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। So this is not to say that the passive stakeholders are any less interested or less powerful, but they do not seek to take an active part in the organization strategy. So point of concern क्या है? वो पावरफुल भी हो सकते हैं, राइट? वो पावरफुल भी हो सकते हैं, उनका इंटरेस्ट भी हो सकता है कंपनी के अंदर, but the bottom line is they do not seek to take an active part in the organization strategy. Is that clear to everyone? Before I give you examples, so अगर आप इनको कंपेयर करोगे एक्टिव के साथ, so do they actively participate in the organization activity?
Do they actively participate in the organization activity? No. Can they be powerful? Can they be powerful? Yes. Can they have interest in the company? Can they have a claim in the company? क्या उनका कोई claim हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. But the bottom line is कि वो actively participate नहीं कर रहे. Let's find the clue. I'm going back to the word file. Passive stakeholders की अगर आप examples लेते हो तो passive stakeholder में government है. अब देखो government मैंने ऊपर regulator रखा था. मैं यहाँ पे रख रहा हूँ government. Government powerful? Is government powerful? Yes or no? Is government powerful? Yes. But is government active? नहीं, regulator active होता है. देखो in contrast जब आप कंट्रास्ट करते हो ना तो रेगुलेटर फ्रंट लाइन पर होता है. रेगुलेटर जो है ना वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कंपनी के अफेयर्स में. गवर्नमेंट जो है वो बैक इन द पार्लियामेंट है. तो गवर्नमेंट बैक इन द पार्लियामेंट जो है वो इनएक्टिव हो जाती है. फ्रंट एंड पे कौन होता है? द रेगुलेटर. जैसे पाकिस्तान में आप देखोगे तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये फ्रंट लाइन पे आते हैं ना रेगुलेटर. सो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. गवर्नमेंट इज बेसिकली द पार्लियामेंटेरियन सेटअप. सो वो बहुत इनएक्टिव हो जाती है, बहुत बहुत बैक एंड पे चली जाती है, इवन दो द गवर्नमेंट इज पावरफुल, राइट? ओके, टेक अनदर एग्जांपल. पैसिव स्टेक होल्डर, पब्लिक. क्या पब्लिक एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है कंपनी के अफेयर्स में? नो. बट अगर यही पब्लिक, इसी पब्लिक में से कोई कस्टमर होगा, इसी पब्लिक में से कोई सप्लायर होगा, इसी पब्लिक में से कोई प्रेशर ग्रुप होगा, तो वो अपने रोल्स चेंज कर रहे हैं ना फिर. बट जब हम जर्नल पब्लिक की बात करते हैं, द जर्नल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री की बात करते हैं, तो द जर्नल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री लाइक मी और यू, आर वी एक्टिव इन अफेयर ऑफ अ कंपनी? क्या आप और मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी कंपनी के अफेयर में? बट अपना रोल चेंज कर लो, अपना रोल चेंज कर लो. इन अ कॉलेज, जिस कॉलेज में आप आपका एडमिशन है और जिस कॉलेज के थ्रू मैं टीच कर रहा हूं, क्या वहां पे हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि वहां पे हमारा रोल पब्लिक का नहीं है, वहां पे हमारा रोल है स्टूडेंट एंड टीचर का. सो जब हमारा रोल चेंज होता है, हमारा रोल चेंज होता है, तो हम अपनी पोजीशन भी चेंज करते हैं. आउटसाइड द कॉलेज आई एम अ पब्लिक, राइट? बट इन द कॉलेज यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर. So will I be active and will you be active in a capacity of a student and in a teacher? But as a journal public, are we active? Right? Take another example. Shareholders. ऊपर मैंने एक वर्ड यूज किया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. अब वो वही एग्जांपल देना है. इन कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट. राइट? हरीम एंड दिलदार, राइट? आपके क्वेश्चंस नोट कर लिए मैंने. आई विल जस्ट बी आंसरिंग देम आफ्टर कंप्लीटिंग माय लिस्ट, राइट? दोनों बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हैं एंड आई हैव ऑलरेडी नोटेड देम और वो मेरे लेक्चर का पार्ट है, राइट? सो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स बिफोर आई आंसर यू. शेयर होल्डर्स को मैं किससे कंट्रास्ट कर रहा हूँ? शेयर होल्डर्स को मैं कंट्रास्ट कर रहा हूँ विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. अब सोचो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो डेफिनेशन हमने अपनी क्लासेस में बनाई थी, डू यू बिलीव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा इंथुजियास्टिक है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द कंपनी, व्हेन इट कम्स टू एंगेजिंग विद द कंपनी? वो वन टू वन एंगेज करता है. उसके कंपैरेटिवली आप शेयर होल्डर को देखो तो शेयर होल्डर पूरा साल इनएक्टिव रहता है. साल खत्म होने के बाद एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं. एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद एजीएम होती है और वो एजीएम में पार्टिसिपेट करता है. इवन एजीएम में सारे शेयर होल्डर पार्टिसिपेट भी नहीं करते. ठीक है? एजीएम, एजीएम विद द पैसेज ऑफ टाइम एक फॉर्मेलिटी बनती जा रही है जिसकी कोई रियलिटी नहीं है अब, क्योंकि ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनी के साथ एंगेज करके ले लेते हैं. अब आप स्टॉक मार्केट में जाओ और आप किसी कंपनी के 100 शेयर्स परचेज कर लो तो शेयर होल्डर तो आप भी बन जाओगे. बट आर यू एक्टिव? मैं स्टॉक मार्केट में जाऊं और मैं किसी कंपनी के 100 शेयर्स परचेज कर लूं, आई एम अ शेयर होल्डर, राइट?
But am I an active stakeholder just because of 100 shares? So you need to understand कि एक जर्नल वर्ड हम लोग यूज करते हैं शेयर होल्डर का. शेयर होल्डर इन जर्नल जो है ना वो पैसिव है, बट जब हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं, यहां हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो, कोई इंडिविजुअल हो जिसके पास बहुत ज्यादा शेयर्स हो. यदि एक इंडिविजुअल है जो बहुत पावरफुल है और उसने कोई 20% शेयर्स परचेज करे हुए कंपनी के, या फिर 30% शेयर्स परचेज करे हुए कंपनी के, वो बहुत प्रोफाइलिक किस्म का इंडिविजुअल है. तो अब वो मेजर शेयर होल्डर है, वो मेजर शेयर होल्डर है तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाएगा. बट अगर मैं और आप जाके स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद लें, you and me will not be catered as a active stakeholder, right? You and me will be catered as passive stakeholders. ठीक है, is that clear? So government, public, shareholders. एक और वर्ड है लोकल कम्युनिटी. लोकल कम्युनिटी, आई होप सबको डेफिनेशन पता है कि लोकल कम्युनिटी क्या होती है, राइट? लोकल कम्युनिटी इज द कम्युनिटी which lives in the surrounding of the business, which lives in the surrounding of the business. मतलब जहां पे आप बिजनेस कर रहे होते हो उसके सराउंडिंग में जो कम्युनिटी है वो लोकल है. एक पब्लिक होती है ना, एक पब्लिक होती है, एक लोकल कम्युनिटी होती है. सो लोकल कम्युनिटी वो है कि आप जहां पे अपना बिजनेस कर रहे होते हो उसकी सराउंडिंग में जो कम्युनिटी रहती है, उसकी सराउंडिंग में जो पब्लिक रहती है, वो आपकी लोकल कम्युनिटी होती है, क्योंकि वो आपके बिजनेस से अफेक्ट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉलेज है और वो कॉलेज किसी एरिया में लोकेटेड है, ठीक है, उस कॉलेज के अराउंड जो कम्युनिटी रह रही होगी वो लोकल कम्युनिटी होगी. अगर कॉलेज की ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा ट्रैफिक वहां की लोकल कम्युनिटी को अफेक्ट करेगी. या कॉलेज में ज्यादा कोई शोर होता है तो वो आपकी लोकल कम्युनिटी को अफेक्ट करेगा. सो अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी किसी एक एरिया में हो रही है तो उस रेडियस के अराउंड जो कम्युनिटी रहती है वो आपके बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है. ठीक है, आपकी फैक्ट्री जहां पे बनी हुई है उस फैक्ट्री के अराउंड जो कम्युनिटी रहती है वो भी आपकी लोकल कम्युनिटी है. पाकिस्तान में कितने इंडस्ट्रियल एरियाज है, या कराची में कितने इंडस्ट्रियल एरियाज है जहां पे जो कम्युनिटी अराउंड द इंडस्ट्रियल एरिया रहती है उसको हम कहते हैं ये लोकल कम्युनिटी है. ठीक है, आई होप यू क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ अ लोकल कम्युनिटी, राइट? पब्लिक से नैरो हो जाती है लोकल कम्युनिटी, पब्लिक बहुत वाइड है. ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. पब्लिक बहुत वाइड है, ठीक है, लोकल कम्युनिटी बहुत नैरो हो जाती है. इज एवरीवन क्लियर ऑन दैट? सो पब्लिक और लोकल कम्युनिटी का फर्क क्लियर है टू एवरीवन? पब्लिक इज वेरी वाइड, लोकल कम्युनिटी इज वेरी नैरो. बट प्रॉब्लम ये है कि लोकल कम्युनिटी क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है आपके बिजनेस में या पैसिवली पार्टिसिपेट करती है? अब जरा उसको केयरफुली सुनो. लोकल कम्युनिटी के दोनों एग्जाम्पल्स हैं. लोकल कम्युनिटी एक्टिव भी होती है और लोकल कम्युनिटी इनएक्टिव भी होती है. आपको केस पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में. ठीक है, लोकल कम्युनिटी जो है ना वो केस स्पेसिफिक हो जाएगा इन एग्जाम पेपर. Examiner will guide you whether the local community is very active or not by giving you examples. By giving you example. मैं आपको खुद भी एग्जांपल्स दे रहा हूं जस्ट टू जस्टिफाई कि जरूरी नहीं है कि हर दफा जो लोकल कम्युनिटी है वो एक्टिव हो या पैसिव हो. उसको उसको रीड करना बहुत जरूरी है. देखो, कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट हम उनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं. कुछ ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जिनको हम जब कैटेगरी में डालते हैं ना तो हमें सोचना पड़ता है कि कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मैटर करेगा. लोकल कम्युनिटी एक ऐसा स्टेक होल्डर है जो कॉन्टेक्स्ट में एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है. जर्नली लोकल कम्युनिटी कहाँ आती है? जर्नली लोकल कम्युनिटी पैसिव में आती है, जब भी मैंने उसको पैसिव में रखा है. बट नॉट नेसेसरली कि वो पैसिव हमेशा पैसिव ही रहे, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में एक्टिव भी हो सकती है.
ठीक है, जर्नली वो पैसिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कॉलेज है, ठीक है, जिसके साथ आप एसोसिएटेड हो, वो पीसीएचएस ब्लॉक 2 में है। ठीक है, पीसीएचएस ब्लॉक 2 में जो कॉलेज लोकेटेड है, क्या आपके 100% स्टूडेंट्स पीसीएचएस ब्लॉक 2 से आते हैं कॉलेज के? नो। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आते हैं ना। अगर कॉलेज की मैनेजमेंट बोले मेरे 90% स्टूडेंट पीसीएचएस ब्लॉक 2 से आते हैं, इसका मतलब लोकल कम्युनिटी बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है आपके बिजनेस में। बट क्या 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 ये कॉलेज क्लेम कर सकता है कि मेरी लोकल कम्युनिटी मेरे बिजनेस का सिग्निफिकेंट पार्ट है? क्योंकि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो डाइवर्सिफाइड एरिया से आ रहे हैं। कैन यू फील द इंपॉर्टेंस कि लोकल कम्युनिटी, कॉलेज के अराउंड जो लोग रह रहे हैं वो लोकल कम्युनिटी तो है, बट क्या वो लोकल कम्युनिटी कंट्रीब्यूट कर रही है टू द कॉलेज बिजनेस? ऐसा है? ठीक है, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट? आप लोग भी बहुत इनएक्टिव हो, आप लोग भी सारे पैसिव स्टेक होल्डर लगते हो मुझे क्लासरूम के अंदर। ओके, दैट्स ग्रेट। अब जरा दूसरी एक एग्जांपल लो। कराची में एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको कहते हैं द कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया एंड द साइड इंडस्ट्रियल एरिया। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्रीज लगी हुई है, जिसपे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज भी हैं और नॉन फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज भी हैं, बिकॉज ये दो मेन इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, एक साइड का और एक कुरंगी का। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्रीज लगी हुई है उसकी सराउंडिंग में जो लोकल कम्युनिटी रहती है, दैट्स इन द एरिया ऑफ कुरंगी, वो सर्व करती है एज वर्क फोर्स। साइट में जो लोकल कम्युनिटी रहती है वो सर्व करती है एज वर्क फोर्स टू द इंडस्ट्रीज। तो सोचो जो इंडस्ट्रीज साइट में लगी हुई है और जो इंडस्ट्रीज कुरंगी में लगी हुई है, उनकी जो वर्क फोर्स आती है, जिसको आप लोग ऑपरेशनल स्टाफ कहते हो, ऑपरेशनल स्टाफ, वो ऑपरेशनल स्टाफ जो है वो कहां से जनरेट हो रहा है? फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी। ज्यादातर जो ऑपरेशनल स्टाफ फैक्ट्रीज में काम करने आता है ना, वो सराउंडिंग से आता है, वो लोकल कम्युनिटी से आता है। हाँ, जो मैनेजेरियल स्टाफ है किसी फैक्ट्री का, फाइजर का, एबट का, इनका जो मैनेजेरियल स्टाफ होगा वो सराउंडिंग से नहीं आएगा। मैनेजेरियल स्टाफ कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द सिटी, बट आपका जो वर्क फोर्स होता है ना, जिसको आप फैक्ट्री वर्कर्स कहते हो, वो फैक्ट्री वर्कर्स जो है ना हमेशा आपके सराउंडिंग से आते हैं। और हमेशा एक फैक्ट्री के लिए आसान होता है कि वो अपने वर्क फोर्स को अपनी सराउंडिंग में से पिक करे। तो फैक्ट्रीज ऐसे एरियाज में ही लगाई जाती हैं जो थोड़े से अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं, ताकि आपको एक लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट मिल जाए और लोकल पॉपुलेशन कैन बिकम पार्ट ऑफ योर वर्कफोर्स। इज दैट एग्जांपल क्लियर टू एवरीवन? कि यहाँ पे जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया है, वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो आपके लिए वर्क फोर्स की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो क्या यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी जो आपकी वर्क फोर्स का पार्ट बन रही है, क्या क्या वो इनएक्टिव है, क्या वो लाइफलेस है? नो। बट जो मैंने आपको कॉलेज वाली एग्जांपल दी थी, कॉलेज वाली एग्जांपल में पीसीएचएस ब्लॉक 2 में जो कम्युनिटी रह रही है, क्या वो इनएक्टिव और लाइफलेस है? सो एग्जाम में क्या हमें लोकल कम्युनिटी की एक्टिविटीज को पढ़ना पड़ेगा कि लोकल कम्युनिटी किस तरह से इंगेज हो रही है विद द बिजनेस? और क्या वो एग्जाम में आपको क्लू प्रोवाइड करेगा कि आप उसको एक्टिव डील करोगे या पैसिव डील करोगे? ठीक है, मैंने आपको दो एंगेजमेंट्स का एग्जांपल दिया है, एक कम्युनिटी अराउंड द कॉलेज और एक कम्युनिटी अराउंड द फैक्ट्री। दोनों में आपको डिफरेंस नजर आया होगा कि एक जगह पर वो इनएक्टिव और लाइफलेस है, दूसरी जगह पर वो एक्टिव है। ठीक है, बट जर्नली लोकल कम्युनिटी पैसिव होती है, क्योंकि देखो लोकल कम्युनिटी अगर आपके ऑपरेशनल स्टाफ का पार्ट भी बन रही है, तो लोकल कम्युनिटी आपके ऑपरेशनल स्टाफ का पार्ट बन के क्या वो बिजनेस डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सकती है? क्या वो बिजनेस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है? नहीं। और एक्टिव की डेफिनेशन क्या थी?
एक्टिव की डेफिनेशन के जरा एग्जांपल्स देखो ऊपर, लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ द एक्टिव। ये सारे वो लोग थे जो आपके डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ये आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट भी करते हैं। बट जो लोकल कम्युनिटी है, इवन दो वो आपके लिए वर्क फोर्स का पार्ट बन रही है, बट क्या वो वर्क फोर्स डिसीजन मेकिंग का पार्ट है? क्या वो वर्क फोर्स डिसीजन मेकिंग का पार्ट है? क्या वो वर्क फोर्स पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है? क्या वो वर्क फोर्स स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकती है? नहीं। वो वर्क फोर्स क्या करती है? वो सुबह 9 to 5 काम करती है बस। दे आर द वर्क फोर्स, राइट? सो जब भी जर्नली अगर आप लिटरेचर ओवर द इंटरनेट पढ़ोगे, तो जर्नली लिटरेचर ऑन द इंटरनेट आपको कहता है कि जो लोकल कम्युनिटी है वो पैसिव है, अनलेस एंड अनटिल एग्जामिनर कोई ऐसी सिचुएशन बना दे जहां पे वो लोकल कम्युनिटी को एग्जाम्पल के थ्रू एक्टिव कर दे। बट जर्नली अ लोकल कम्युनिटी इज अ पैसिव स्टेक होल्डर, तभी मैंने उसको लिस्ट में पैसिव में रखा है, उसको मैंने एक्टिव में नहीं रखा था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके, दैट्स गुड। अब जरा प्लीज एक लास्ट एग्जांपल ले लो जो सिचुएशंस कुछ स्टूडेंट्स ने रेज की थी। अगर हम एक एग्जांपल लें ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है, अभी तक तो हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे ना जनरली। अगर हम एक पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात करें, लाइक पाकिस्तान रेलवे, ठीक है, मैं आपको कुछ जरा एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक एग्जांपल लोकल लूंगा, एक एग्जांपल इंटरनेशनल लूंगा, ताकि आप लोग उसको पिक कर सको। ठीक है, पाकिस्तान रेलवे पब्लिक रेल कंपनी है ना, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी कर रहे थे। अब बीइंग अ पब्लिक रेल कंपनी, इसके जो स्टेक होल्डर्स है वो कौन है? नंबर वन, पहले तो इसके स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बीइंग अ पब्लिक रेल कंपनी, इसके जो स्टेक होल्डर्स होंगे, नंबर वन, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगी, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसके अंडर होगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो गवर्नमेंट ने उसको डेलीगेट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, इसके स्टेक होल्डर पब्लिक होंगी, पब्लिक जो बेसिकली पब्लिक के दो रोल्स होंगे, पब्लिक एज अ टैक्स पेयर एंड पब्लिक एज अ कस्टमर। पब्लिक एज अ कस्टमर जो उस रेल सर्विस को यूज भी करती है, ठीक है, पब्लिक जो उस पर सफर करती है रेल सर्विस पे, और पब्लिक वो भी है जो टैक्स पेयर है। आप जरा क्लियरली 2 मिनट के लिए सोचो और मुझे रिएक्ट करो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं ना, एज अ स्टेक होल्डर इन पाकिस्तान रेलवे, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्टिव है या पैसिव है इन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रेल कंपनी? गवर्नमेंट ओन्ड है ना, पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव है या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक्टिव है? डिसीजंस कौन ले रहा है? डिसीजंस कौन लेता है रेलवे के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे? गवर्नमेंट ने डेलीगेट किसको किया हुआ है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सारे काम तो नहीं करती। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सारे काम करे तो फिर मिनिस्ट्रीज क्यों बनाई जाती है? व्हाई वी हैव मिनिस्ट्रीज इफ द गवर्नमेंट हैज टू डू एवरीथिंग? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्यों बनाती है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज क्यों बनाती है? अगर गवर्नमेंट को सारे काम खुद करने हैं तो गवर्नमेंट को फिर कोई मिनिस्ट्री नहीं बनानी चाहिए। पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट का मॉडल है वो मिनिस्ट्रीज पे चलता है। व्हाई डू वी मेक मिनिस्ट्रीज व्हेन द गवर्नमेंट हैज टू डू एवरीथिंग? So do you understand that the Ministry of Railway is more active here in taking decisions? Then contrast, word क्या था, contrast?
अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कंट्रास्ट करूं तो मैं किसको एक्टिव करूंगा, किसको पैसिव करूंगा? कौन एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है इन द रेलवे, गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे? यू फॉरगॉट दैट वर्ड राइट, ऑल ऑफ यू। मैंने आपको कहा था कंट्रास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब मैं इन दोनों को कंट्रास्ट कर रहा हूं तो इन दोनों को कंट्रास्ट करके मुझे क्या आंसर मिल रहा है कि जब मैं कंट्रास्ट कर रहा हूं तो मिनिस्ट्री ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है, ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो पैसिवली इन्वॉल्व है। जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। गवर्नमेंट पावरफुल है बट वो इन्वॉल्व होना नहीं चाह रही। यही डेफिनेशन पड़ी है ना अभी हमने पैसिव की, कि जरूरी नहीं कि पैसिव स्टेक होल्डर जो है वो कोई अनइम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो, वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर भी हो सकता है। क्या गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है? क्या गवर्नमेंट के पास पावर है? पैसिव का ये मतलब तो नहीं है ना कि हमने उसकी पावर खत्म कर दी है। अभी आप लोगों ने खुद डेफिनेशन पढ़ी पैसिव की। क्या पैसिव का ये मतलब है कि जो भी स्टेक होल्डर पैसिव में चला जाएगा उसकी पावर खत्म हो जाएगी? उसके पास पावर होगी, हो सकती है, बट पावर के साथ वो पैसिव है। पैसिव किस कॉन्टेक्स्ट में है? पैसिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग। सो क्या गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पार्टिसिपेट करती है? मिनिस्ट्री, राइट। सो ये आंसर कैसे निकला जब आपने कंट्रास्ट किया? आप जरा दूसरे एग्जांपल पर आओ। पाकिस्तान की एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं तो मुझे बहुत क्लियर आंसर चाहिए। पाकिस्तान में जो पब्लिक है, जो टैक्स पेयर है, क्या वो पाकिस्तान रेलवे का एक्टिव स्टेक होल्डर है? ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेवलपिंग कंट्री, दैट इज पाकिस्तान। तो वहां पे जो टैक्स पेयर है वो क्या है? वो है पैसिव। लॉजिकली इसको क्या होना चाहिए था? एक्टिव। पूरी दुनिया में जो टैक्स पेयर होता है वो एक्टिव होता है। पाकिस्तान में डिलेमा ये है कि जो टैक्स पेयर है, जिसके पास अथॉरिटी है, जो पैसा दे रहा है रेलवे को चलाने के लिए, वही पैसिव है। ये डिलेमा है ना फॉर डेवलपिंग कंट्री। यही डेवलप्ड कंट्री होगी लाइक यूके, और यूके में अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है जैसे नेशनल हेल्थ सर्विसेज, उनका जो हॉस्पिटल्स है, वहां पे जो टैक्स पेयर है वो एक्टिव है। वो कंसर्न होता है कि मेरा पैसा कहाँ पे लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, और गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर भी करती है। गवर्नमेंट हर वीक एक रिपोर्ट पब्लिश करती है टैक्स पेयर के लिए कि आपका पैसा वीकली बेसिस पे कहाँ लग रहा है। ऐसी डिक्लेरेशन हमें डेवलपिंग कंट्रीज में नजर नहीं आती। सो डू यू अंडरस्टैंड कि बाय डिफॉल्ट जो टैक्स पेयर है वो एक्टिव होता है, बट इन अ डेवलपिंग कंट्री वही टैक्स पेयर क्या रोल प्ले कर रहा है? पैसिव। तो पाकिस्तान में क्या हमें टैक्स पेयर एक्टिव नजर आता है? क्या वो जाके देखता है कि जिना हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? वो जाके देखता है कि पाकिस्तान रेलवे में क्या हो रहा है? क्या वो जाके देखता है सिविल हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? क्या वो जाके देखता है कराची यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? क्या वो जाके देखता है कि मेरा पैसा जो मैं दे रहा हूँ टैक्स में वो कहाँ जा रहा है? नहीं। तो क्या ये चीज प्रूव हो रही है कि कंट्री टू कंट्री भी एक्टिव और पैसिव में वेरिएशन आ सकती है? डेवलप टू डेवलपिंग कंट्री में भी एक्टिव टू पैसिव वेरिएशन आ सकती है? कस्टमर जो रेल सर्विस यूज कर रहा है पाकिस्तान में, क्या वो एक्टिव है, क्या वो पैसिव है? क्या वो अपनी वॉइस रेज करता है? क्या उसकी वॉइस के ऊपर कोई कंसर्न आइडेंटिफाई होता है? क्या उसकी वॉइस के ऊपर कोई एक्शंस लिए जाते हैं? नहीं। तो फिर डेवलपिंग कंट्री में क्या है? डेवलपिंग कंट्री में जो कस्टमर भी है वो भी पैसिव है। बट अगर यही रेल कंपनी, यही पब्लिक सेक्टर रेल कंपनी किसी डेवलप्ड कंट्री का पार्ट होगी तो क्या होगा? इफ द सेम रेल कंपनी is part of a developed country and is owned and is part of public sector। ठीक है, पब्लिक सेक्टर तो पब्लिक सेक्टर तो डेवलप्ड कंट्री में भी होता है ना, और डेवलपिंग कंट्री में भी होता है। गवर्नमेंट ओन करती है चीजों को। ज्यादातर जो ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो गवर्नमेंट ओन कर रही होती है हर मुल्क के अंदर, राइट? चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो।
तो ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन ओन की जाती है वो गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, ज्यादातर जो हॉस्पिटल्स ओन किए जाते हैं वो गवर्नमेंट ओन कर रही होती है। सो अगर यही रेल कंपनी डेवलप कंट्री में होगी तो गवर्नमेंट जो है वो स्टिल पैसिव रहेगी, राइट, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। जो मिनिस्ट्री होगी वो एक्टिव हो जाएगी एज द केस इज, इस पे कोई कंट्री वाइज चेंज नहीं है, मिनिस्ट्री में कोई गवर्नमेंट वाइज चेंज नहीं आएगा। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, जो चेंज आएगा ना वो आएगा टैक्स पेयर में, टैक्स पेयर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और जो कस्टमर है वो भी एक्टिव हो जाएगा। कैन यू फील द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री टू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री? ठीक है, पाकिस्तान रेलवे को हमने एग्जांपल लिया था एज अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो हमने क्या चीज पिक करी है फ्रॉम सो फार सो फोर्थ, कि एक्टिव और पैसिव के लिए कुछ एक्टिव और पैसिव है जो बाय डिफॉल्ट है, राइट? कुछ एक्टिव और पैसिव ऐसे हैं जिसको आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ केस में देखना पड़ेगा, और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस में जज करना पड़ेगा कि क्या ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मुझे प्लीज फाइनल आंसर करो, मैं आपसे दो सवाल कर रहा हूं। नंबर वन, जो एक्टिव और पैसिव स्टेक होल्डर्स में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट हैं, जो मैंने आपको दिए। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दोस बाय डिफॉल्ट एग्जांपल्स? वो लिस्ट मैंने ऊपर प्रिपेयर की है ना, बाय डिफॉल्ट एग्जांपल्स, राइट? और कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको एग्जाम में जाके रीड करके प्रूव करनी पड़ेंगी कि क्या ये एक्टिव है पैसिव है। सो क्या कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कॉन्टेक्स्ट में वेरी करेंगे, जैसे डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, या जैसे लोकल कम्युनिटी, राइट? ठीक है, दो क्वेश्चंस रेज हुए थे, वन फ्रॉम हरीम इरफान, आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हुआ है फ्रॉम दिस पाकिस्तान रेलवे वाली सिचुएशन। और एक क्वेश्चन रेज हुआ था फ्रॉम दिलदार हुसैन, आई होप आपका क्वेश्चन भी इसी पाकिस्तान रेलवे वाली सिचुएशन से आंसर हुआ है, क्योंकि आप दोनों का क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर पे ही था। तो पब्लिक का रोल क्या होता है? ठीक है, पब्लिक क्या रोल प्ले करती है? अगर एक हॉस्पिटल की बात करें तो पब्लिक पेशेंट का रोल प्ले करती है, अगर रेल कंपनी की बात करें तो पब्लिक कस्टमर का रोल प्ले करती है। तो जो पब्लिक है इन अ पब्लिक सेक्टर वो एक्टिव हो सकती है इन अ डेवलप्ड कंट्री, और वही पैसिव हो सकती है इन अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर, राइट? आई एम मूविंग वापस टू द स्लाइड्स। अब इसके बाद जर्नी आसान है, इसके बाद एक और इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया ऑफ फोकस है वो स्टेक होल्डर एनालिसिस है। ठीक है, मैं एक चीज सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विच शुड बी क्लियर टू एवरीवन। आप जब आर्टिकल पढ़ोगे ना ऑल अबाउट स्टेक होल्डर, तो उसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशंस गिवन है। क्यों अगेन मैं ये एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि वो P1 का आर्टिकल है जो उन्होंने अडेप्ट कर दिया है टू SPL। तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज है जो P1 में आती थी जो SPL का पार्ट नहीं है। ठीक है, SPL का जो पार्ट है वो कैटेगरीज आपने मेरी प्रेजेंटेशन में देख ली है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जिनका रेलेवेंस SPL सिलेबस के साथ नहीं है, बट क्योंकि वो आर्टिकल P1 से कॉपी पेस्ट कर दिया गया SPL के अंदर, सो बहुत सारी कैटेगरीज उसमें इररेलेवेंट है जो P1 के सिलेबस में स्टूडेंट यूज टू लर्न एंड द टीचर यूज टू टीच। ठीक है, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी फोकस पे चलोगे, इंटरनल, एक्सटर्नल, कनेक्टेड, और से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिव स्टेक होल्डर्स एंड पैसिव स्टेक होल्डर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, द नेक्स्ट थिंग, स्टेक होल्डर एनालिसिस, बिजनेस माइंडसेट। प्लीज इसको जरा बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना। मैं आपका एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस वाला माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस माइंडसेट यानी ये किसका माइंडसेट है? डायरेक्टर्स का, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, बिजनेस माइंडसेट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? अगर आप एक डायरेक्टर हो, आप एक कंपनी चला रहे हो, आप एक कंपनी को रन कर रहे हो, तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, कि मेरी कंपनी के कितने स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, दैट्स द इजीएस्ट स्टेप। सो बीइंग अ डायरेक्टर सिटिंग इन द बोर्ड रूम,
आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये 10, 15, 20, 30 मेरे स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, कंपनी जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, कंपनी जितनी लार्ज होगी, कंपनी जितनी डाइवर्सिफाइड होगी, अ, उतने उसके स्टेक होल्डर ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर आप स्टेक होल्डर्स को कंपेयर करो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कॉलेज टू अ वेरी लार्ज कंपनी लाइक पेप्सी कोला, लाइक नेस्ले, डू यू बिलीव स्टेक होल्डर वेरी करते हैं विद द साइज मैग्नीट्यूड ऑफ द बिजनेस? स्टेक होल्डर वेरी करते हैं कि बिजनेस लोकल है या इंटरनेशनल है। अगर एक बिजनेस इंटरनेशनल है तो फिर उसके स्टेक होल्डर बहुत सारी कंट्रीज में भी हैं, राइट? सो आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर नेस्ले के लिए बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि दे हैव सो मेनी स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर फॉर अ कॉलेज, अ स्मॉल कॉलेज वुड बी वेरी इजियर। सो पहला स्टेप क्या है? स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? स्टेक होल्डर्स को प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइज द स्टेक होल्डर, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन अनइम्पॉर्टेंट है, कौन एक्टिव है, कौन पैसिव है। स्टेक होल्डर को प्रायोरिटाइज करना। अब प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटाइज का मतलब होता है स्टेक होल्डर को रैंकिंग करना। रैंकिंग, रैंकिंग 1, 2, 3, 4, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है। प्रायोरिटीज। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रायोरिटीज हमेशा रैंकिंग के फॉर्म में होती है ना, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, प्रायोरिटीज। सो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर के लिए अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे क्लास में कि स्टेक होल्डर्स को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाता है। वो आपके सिलेबस का पार्ट है। बट पहले आप क्या करोगे? पहले आप स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लोगे, लाइक 30 स्टेक होल्डर्स। फिर 30 स्टेक होल्डर्स में देखोगे अच्छा ये 15 इंपॉर्टेंट है और ये 15 अनइम्पॉर्टेंट है, तो आप उनको प्रायोरिटाइज करोगे। ठीक है, क्योंकि हर स्टेक होल्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा इवन दो वो आपका स्टेक होल्डर होगा। आपके लिए कौन से स्टेक होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे? जो शायद एक्टिव होंगे। डू यू बिलीव एक्टिव स्टेक होल्डर्स विल बी मोर इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेस देन द पैसिव स्टेक होल्डर्स in terms of priorities? True or false? Right? So active stakeholders प्रायोरिटी लेंगे ना ओवर द पैसिव स्टेक होल्डर। मैं पब्लिक के लिए कंसर्न नहीं हूंगा, मैं लोकल कम्युनिटी के लिए कंसर्न नहीं हूंगा, मैं अपने मेजर कस्टमर के लिए कंसर्न हूंगा, मैं अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए कंसर्न हूंगा। तो मुझे रैंकिंग करनी है ना, क्योंकि मैं सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। अगर मैं सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करूंगा तो मैं बिजनेस नहीं चला सकता। अगर मैं सबको सेटिस्फाई करने के लिए जाऊंगा, अगर मैं सबको सेटिस्फाई करने के लिए जाऊंगा तो मेरा बिजनेस नहीं चल सकता। I need to satisfy only the major stakeholders, only the important stakeholder. I cannot just satisfy the petty stakeholders, the unimportant stakeholders. स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 कह रहा है अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर। प्रायोरिटाइज करने के बाद उनको अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड करने के लिए कह रहा है इंगेज करो उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ डायलॉग करो, इंगेज विद देम, उनके साथ रिलेशनशिप्स बनाओ। यानी कि उनके साथ कोई मीटिंग कॉल करो, अपने कस्टमर के साथ मीटिंग करो, अपने सप्लायर के साथ मीटिंग करो, अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करो, अपने मैनेजर्स के साथ मीटिंग करो। उनको समझने की कोशिश करो कि उनको क्या चाहिए है, उनको बिजनेस से क्या, उनकी डिमांड्स क्या है। सो क्या ये चीज समझ में आती है कि जब आप स्टेक होल्डर्स प्रायोरिटाइज कर लेते हो तो उन प्रायोरिटाइज स्टेक होल्डर के साथ इंगेज करना बहुत जरूरी है, ताकि आप उनकी नीड्स को असेस कर सको, आप उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड कर सको, आप उनकी विशेस को अंडरस्टैंड कर सको। तभी तो आप उनकी बेटरमेंट के लिए काम करोगे ना। आपको ये पता ही नहीं कि मेरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को क्या चाहिए, आपको ये नहीं पता मेरे कस्टमर को क्या चाहिए। विल यू बी केपेबल ऑफ वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर विशेस? सो डू यू बिलीव एंगेज करना विद द प्रायोरिटाइज स्टेक होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है? सो आप एंगेज किसके साथ करोगे? आप एंगेज करोगे विद द प्रायोरिटाइज स्टेक होल्डर, जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। एंड लास्टली, मैनेजिंग स्टेक होल्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसा तो नहीं है ना कि एक साल हम स्टेक होल्डर को प्रायोरिटाइज कर लें, अगले साल ना करें। स्टेक होल्डर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना। आपका कोई माइनर कस्टमर अगले साल आपका मेजर कस्टमर भी बन सकता है, पॉसिबल है ना। आपका कोई आपका कोई मैनेजेरियल एम्प्लॉय 2 साल के बाद आपकी कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है। सो क्या ये स्टेक होल्डर एनालिसिस एक स्टैटिक एक्सरसाइज है जो 1 साल 10 साल में एक दफा होगी? और डू यू बिलीव ये स्टेक होल्डर एनालिसिस हैज टू बी डन एवरी ईयर? क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर इन एंड आउट भी होंगे,
बहुत सारे स्टेक होल्डर अनइम्पॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे और वाइस वर्सा भी हो जाएंगे. Is that clear to everyone? So should it be carried out on a regular basis? ठीक है, should it be carried out on a regular basis? Stakeholder analysis? Yes. ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको प्रायोरिटाइज करना, उनको अंडरस्टैंड करना और उनको रेगुलर बेसिस पर मैनेज करना. ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? आई एम नॉट कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, क्योंकि ये आइडेंटिफाई तो केस में गिवन होगा ना, तो इसके लिए तो मैं वरीड ही नहीं हूं. मैं जब केस पढ़ूंगा तो उसमें स्टेक होल्डर गिवन होंगे. आइडेंटिफाई तो एग्जामिनर करके दे देगा मुझे. एग्जामिनर मेरे से या आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? अगर आप एसपीएल का पेपर दे रहे हो, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है स्टेप टू. स्टेप टू एग्जाम इंपॉर्टेंट है, उनको प्रायोरिटाइज करना. कैसे करोगे प्रायोरिटाइज एग्जाम में? दिस इज एग्जाम इंपॉर्टेंट, दिस इज एग्जाम इंपॉर्टेंट. और क्योंकि जब आप उनको प्रायोरिटाइज करोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उनके साथ एंगेज कैसे करोगे. तो स्टेप थ्री भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टेप वन की कोई रेलेवेंस नहीं है, स्टेप स्टेप फोर की कोई रेलेवेंस नहीं है. स्टेप वन एंड स्टेप फोर की कोई रेलेवेंस नहीं है. सिर्फ दो स्टेप्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेक होल्डर को प्रायोरिटाइज करना और एग्जामिनर को यह बताना कि आप उनके साथ किस तरह से एंगेज करोगे, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि आप उनके साथ एंगेज करोगे. ठीक है, मैं इसको वर्ड फाइल में लिख रहा हूं, फिर मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज कर रहा हूं स्टेक होल्डर को प्रायोरिटाइज करने के लिए और स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने के लिए. ठीक है, तो अब इसका जरा एग्जाम फोकस ले लो कि व्हाट्स द एग्जाम फोकस ऑफ स्टेक होल्डर. Exam focus for stakeholders. As a student, as a student, you should know how to prioritize the stakeholders. How to prioritize the stakeholders given in exam case study, and to discuss the relevant strategy, and to discuss the relevant strategy the business will adopt to engage with them. Business will adopt to engage with them. ठीक है, तो ये आपका एग्जाम फोकस है कि एज अ स्टूडेंट यू शुड नो हाउ टू प्रायोरिटाइज द स्टेक होल्डर्स, नंबर वन, एंड what should be the relevant strategy the business will adopt to engage with them. और business क्या relevant strategy adopt करेगा उनके साथ engage करने के लिए. तो ये अब आपका एग्जाम फोकस है जिस पे आई विल बी स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ द क्लास टुडे. कि बाय द एंड ऑफ द क्लास हमारे पास कुछ नॉलेज गैदर हो जाए ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द स्टेक होल्डर एंड बिजनेस क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेगा उनके साथ एंगेज करने के. ठीक है, नाउ दैट इज ब्रिंगिंग अस टू द फर्स्ट मॉडल जो मेरे सिलेबस में फॉल कर रहा है. दैट इज नोन एज अ मेंडेलो मैट्रिक्स which will give you the answer of what examiner expects from you. So Mendeley matrix will become my first model, model 1, जो मेरे syllabus में fall कर रहा है, which I need to cover. Mendeley matrix. So today we will spend time on understanding the Mendeley matrix from an SPL point of view and to understand कि Mendeley matrix हमें किस तरह से बताएगा prioritization और engaging. ठीक है, तो Mendeley matrix हमें दो चीजें पता चलेंगी. Number one, to prioritize and number two, to engage. How to engage. ठीक है, अब ये मैट्रिक्स आपने पहले भी किया हुआ है अपनी एसीसीए क्वालिफिकेशन में, अपनी एसीसीए पेपर्स में, राइट फ्रॉम F1 जो आपका इनिशियल पेपर है, वहां पे आप लोगों ने मेंडलो मैट्रिक्स को पढ़ा भी होगा और कुछ स्टूडेंट्स को शायद अभी तक याद भी हो मेंडलो मैट्रिक्स. सो जिनको याद है शायद वो बेटर रोल प्ले कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेक्चर टुडे. क्या क्या ये मेंडलो मैट्रिक्स का टर्म सब स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा टर्म है जो आपने पहले सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, राइट? Okay, now let's start the journey.
ये जो मेंडलो मैट्रिक्स है, जिसको मैं बहुत डिफरेंटली टैकल करने की कोशिश करूंगा फ्रॉम एन एसपीएल पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेंडलो मैट्रिक्स आपने पहले भी देखा होगा, इसका स्ट्रक्चर भी आपको शायद पता होगा। मेंडलो मैट्रिक्स जब स्टेक होल्डर को प्रायोरिटाइज करता है, तो वो प्रायोरिटाइज करता है दो चीजों की बेसिस पर। प्रायोरिटाइज ऑन द बेसिस ऑफ द पावर एंड प्रायोरिटाइज ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, पावर के दो लेवल्स हैं। पावर का लेवल लो है और पावर का लेवल हाई है। इंटरेस्ट का लेवल भी लो है और इंटरेस्ट का लेवल भी हाई है। इसकी बेसिस पर जो डायरेक्टर्स होंगे वो जज करेंगे कि मेरा जो स्टेक होल्डर है वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है या कितना अनइम्पॉर्टेंट है। सो हाउ यू डिफाइन द प्रायोरिटीज ऑफ अ स्टेक होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ द पावर एंड इंटरेस्ट। जिसकी पावर राइज करती जाएगी वो इंपॉर्टेंट होता जाएगा, जिसकी पावर लो होती जाएगी वो अपनी इंपॉर्टेंस को लूज करता जाएगा। सो डू यू बिलीव इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर है? ठीक है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है किसी चीज में, इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट हो तो यू हैव इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द कॉलेज। इंटरेस्ट होता है किसी चीज के अंदर। पावर होती है पावर टू ओवरराइड समथिंग, power to dictate something, power to change the decision of the organization, power to। ये फर्क फील होता है, इंटरेस्ट इन एंड पावर टू। सो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? डोमिनेटिंग फैक्टर पावर है या इंटरेस्ट है? पावर। और ये क्लियर हो रहा है जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इंटरेस्ट इन एंड पावर टू। इंटरेस्ट इन होता है, राइट? पावर टू होती है पावर टू डू समथिंग, पावर टू ओवरराइड समथिंग, पावर टू डिक्टेट समथिंग, पावर टू इन्फ्लुएंस, पावर टू इंटिमिडेट। इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सो किस तरह से प्रायोरिटाइजेशन हो रही है? प्रायोरिटाइजेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, राइट? प्रायोरिटाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पावर एंड पावर, प्रायोरिटाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। अब इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि पावर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, और एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि पावर कितनी है, इंटरेस्ट कितनी है। एग्जाम में मुझे हाई एंड लो कैसे पता चलेगा? सो पावर एंड इंटरेस्ट इज अ मैकेनिज्म टू प्रायोरिटाइज द स्टेक होल्डर। ठीक है, अब जरा वापस आओ प्रेजेंटेशन पर। अगर एक स्टेक होल्डर, जिसका भी मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे, मैं सिर्फ ये मैट्रिक्स को अनफोल्ड करना चाह रहा हूं, फिर उसके बाद हम एक ग्रेटर एनालिसिस में चले जाएंगे। अगर एक स्टेक होल्डर जो भी है वो, जिसकी पावर लो है और जिसका इंटरेस्ट लो है, उसके लिए जो स्ट्रैटेजी टू एंगेज है वो है मिनिमल एफर्ट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए जो स्ट्रैटेजी टू एंगेज लेगी वो मिनिमल एफर्ट लेगी कि नहीं, मुझे मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना, मुझे इसके लिए कोई काम नहीं करना। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द स्टेक होल्डर। सो ऐसे स्टेक होल्डर के साथ आप एंगेज करोगे? क्या डायरेक्टर ऐसे स्टेक होल्डर के साथ एंगेज करेगा, डायलॉग करेगा, टेबल टॉक करेगा, मीटिंग करेगा? सो डायरेक्टर की स्ट्रैटेजी टू एंगेज क्या होगी? मिनिमल एफर्ट। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी? द फर्स्ट स्ट्रैटेजी टू एंगेज इज मिनिमल एफर्ट। Minimal efforts, that is do nothing, least bothered। पहली स्ट्रैटेजी हो गई ना टू एंगेज। अब ये कौन से स्टेक होल्डर होंगे जो इस कैटेगरी का पार्ट बनेंगे, वो नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो मैं भी आपके साथ करूंगा। सो पहली स्ट्रैटेजी टू एंगेज है मिनिमल एफर्ट, डू नथिंग। ये कौन कौन करेगा एंगेज? ये स्ट्रैटेजी किसके लिए अप्लाई हो रही है? टू आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है? मिनिमल एफर्ट। कौन से स्टेक होल्डर? लो पावर एंड लो इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेक होल्डर जिसकी पावर लो है, पावर लो है बट जिसका इंटरेस्ट हाई है, यानी कि इन दी एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, यानी कि वो कंपनी की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, ज्यादा, इन कंट्रास्ट टू मिनिमल एफर्ट्स। आप प्लीज ये भी याद रखो, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हम लो और हाई की बात करते हैं ना,
तो वो कंट्रास्ट में बात करते हैं, कंपैरिजन में बात करते हैं। वरना एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप लो और हाई को पिक करो। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दूं, माइनर कस्टमर, मेजर कस्टमर। ठीक है, तो अगर मैं कंट्रास्ट करूंगा तो कहूंगा माइनर कस्टमर का इंटरेस्ट कम है, मेजर कस्टमर का इंटरेस्ट ज्यादा है। तो ये कंट्रास्ट है ना। शेयर होल्डर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मैं बोलूंगा हाँ शेयर होल्डर का इंटरेस्ट लो है बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट हाई है। मैनेजर एंड डायरेक्टर, मैं बोलूंगा हाँ इन कंट्रास्ट में मैनेजर का इंटरेस्ट लो है और इन कंट्रास्ट में डायरेक्टर का इंटरेस्ट हाई है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चीजों को ना कंट्रास्ट करना पड़ता है। जब आप चीजों को कंट्रास्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ दिस वर्सेस दिस। तो ये वर्सेस वाला एनालिसिस क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, सो हम जब जब तक चीजों को कंट्रास्ट नहीं करेंगे ना, एग्जाम में कंपेयर नहीं करेंगे, वर्सेस वर्सेस नहीं करेंगे, तो हमें पावर और इंटरेस्ट समझ में भी नहीं आएगा एग्जाम में। सो एक ऐसा स्टेक होल्डर जिसकी पावर लो है, इंटरेस्ट हाई है, उसके लिए स्ट्रैटेजी टू एंगेज क्या होगी? कीप इन्फॉर्म्ड। यानी कि जो डायरेक्टर्स होंगे वो उसको इन्फॉर्म्ड रखेंगे। किसके बारे में इन्फॉर्म्ड रखेंगे? कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, कंपनी के डिसीजंस के बारे में, कंपनी के फ्यूचर के बारे में। So they will keep them informed about the affairs of the company. So what is the strategy to engage with them? Keep informed. Keep informed means informed about companies, policies, promotions, activities, etc. So keep informed. वो कंपनी उनको इन्फॉर्म्ड रखेगी अपनी पॉलिसीज, अपने प्रमोशंस, अपनी एक्टिविटीज के बारे में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट हाई है, वो कंपनी के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो कंपनी उनको इन्फॉर्म्ड रखने की कोशिश करेगी, राइट? सो इन्फॉर्म्ड बहुत सारी चीजों के बारे में हो सकता है, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए ऑफ इन्फॉर्म्ड। ठीक है, दैट नंबर 2 क्लियर टू एवरीवन? अभी हम एग्जांपल्स नहीं ले रहे, अभी सिर्फ हम एक ब्लैंक एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वापस आ जाओ नेक्स्ट पर। नाउ अंडरस्टैंड समथिंग वेरी केयरफुली। ये जो लाइन बनी हुई है ना यहाँ पे, लाइन ब्लू में, इस लाइन से नीचे जो स्टेक होल्डर है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जो पावर है वो हाई हो रही है। लाइन से ऊपर जो स्टेक होल्डर था उसकी पावर लो थी, लाइन से नीचे जो स्टेक होल्डर उसकी पावर हाई है। तो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइजेशन समझ में आती है। ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइजेशन समझ में आती है। अगर एक जर्नल लेमैन से भी आप पूछोगे ना, वो कहेगा हाँ जो लाइन से ऊपर है वो लेस इंपॉर्टेंट है, जो लाइन से नीचे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल सी बात है ना, दिस डज नॉट रिक्वायर एनी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एक F1 के स्टूडेंट को भी समझाओगे ना कि अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। सो अबव एंड बिलो द लाइन चेंज क्या हो रहा है? व्हाट इज चेंजिंग अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन? व्हाट इज द डिस्टिंक्ट फैक्टर हियर? कंट्रास्ट किसका हो रहा है? व्हाट आर वी कंट्रास्टिंग अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन? What is changing? Can you give me answers? What is changing above the line and below the line? The power. And is that a matter of concern? Is that a matter of concern? Definitely. So अगर एक स्टेक होल्डर है जिसकी पावर हाई है, मतलब वो बहुत पावरफुल है, बट उसका इंटरेस्ट लो है, उसका इंटरेस्ट लो है, यानी कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी के अफेयर्स में। अ, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना गवर्नमेंट का, क्योंकि वो एक जस्ट एक मेरे माइंड में ऐसा एग्जांपल आ गया है। गवर्नमेंट की पावर हाई होती है ना, बट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट लो होता है। जब भी हमने उसको कहा था वो पैसिव स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट की पावर तो हाई थी ना, बट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट लो था, तो उसको हमने कहां पे क्लासिफाई कर दिया था? पैसिव। इज एवरीवन गेटिंग क्लियर ऑन दैट? गवर्नमेंट और रेगुलेटर में कंट्रास्ट करोगे तो किसका इंटरेस्ट ज्यादा है? रेगुलेटर का इंटरेस्ट ज्यादा है या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ज्यादा है? रेगुलेटर का इंटरेस्ट ज्यादा है या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ज्यादा है? रेगुलेटर का। गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट को हम लो पावर में नहीं रख सकते ना एग्जाम में।
गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट पावरफुल है, बट गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं रखती। तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी टू एंगेज क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन कहेगी ओके लेट्स कीप द गवर्नमेंट सेटिस्फाइड। गवर्नमेंट को ना सेटिस्फाइड रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सेटिस्फाई नहीं रखा तो गवर्नमेंट अपनी हाई पावर से हमें डिक्टेट भी कर सकती है। गवर्नमेंट अपनी हाई पावर से मेरे लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकती है। गवर्नमेंट अपनी हाई पावर से मेरे लिए डिफिकल्टीज भी क्रिएट कर सकती है। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर जिसकी पावर हाई होती है, खुद सोचो, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी स्टेक होल्डर इसकी पावर हाई है तो आप उसको सेटिस्फाई रखने की कोशिश करते हो। इज दैट ट्रू? ठीक है, तो स्ट्रैटेजी टू एंगेज क्या हो जाएगी? कीप सेटिस्फाइड। नंबर 3, कीप सेटिस्फाइड मीन्स not to do anything, not to do anything which uh, dissatisfy the stakeholder or affects the relationship or affects the relationship in long term. देखो, जितनी भी कंपनीज होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मान के अपना बिजनेस कर रही होती है ना, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाती है तो फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर पेनल्टीज भी लगाती है, उनको कर्व भी करती है, या गवर्नमेंट जो है वो उनके अगेंस्ट बहुत एग्रेसिव रोल प्ले कर सकती है। तो उनको सेटिस्फाई रखना है। उनको डिससेटिस्फाई करोगे तो वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का पार्ट नहीं बनेगा और आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तो उनको सेटिस्फाई रखना है। डू यू बिलीव कि सेटिस्फाई रखने के लिए हमारा और उनका एक डायलॉग होना चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए? कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड में, कीप इन्फॉर्म्ड जो है वो तो न्यूज़पेपर के थ्रू भी हो सकता है ना, कीप इन्फॉर्म्ड जो है वो मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। इन्फॉर्म करना एक मैकेनिज्म है, इन्फॉर्म करना और सेटिस्फाई करने में प्लीज फर्क समझो। अगर मुझे कोई चीज इन्फॉर्म करनी है तो वो तो पब्लिक अनाउंसमेंट है ना, पब्लिक अनाउंसमेंट मैं अपनी वेबसाइट पे भी कर सकता हूँ, मेरी वेबसाइट भी इन्फॉर्म्ड है। मेरी प्रेस रिलीज, कंपनी अपनी प्रेस रिलीज इश्यू करती है, वो भी इन्फॉर्म्ड है। जो कंपनी का मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट चलती है, जो मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट चलती है, वो भी इन्फॉर्म्ड है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग द वेज ऑफ इन्फॉर्मिंग। वेज ऑफ इन्फॉर्मिंग वेबसाइट भी हो सकती है, वेज ऑफ इन्फॉर्मिंग प्रेस रिलीज भी हो सकती है, वे ऑफ इन्फॉर्मिंग न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, वे ऑफ इन्फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कोई ऐड हो सकता है। सो इन्फॉर्म करना और सेटिस्फाई करने में बहुत फर्क है। सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव सम मीटिंग्स, you need to have some dialogues, you need to have some sessions जहां पे आप इसके साथ वन टू वन हो, मीटिंग्स, डायलॉग, सेशंस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सेटिस्फाई करना मुश्किल काम है, बिकॉज यू नीड टू कम इनटू अ डायलॉग सिचुएशन। इन्फॉर्म करना इज जस्ट अ पब्लिक मैसेज टू एवरीवन, इन्फॉर्म करो। ठीक है, लेट्स टेक द लास्ट वन देन, इफ यू हैव टेकन नोट्स। कोई यूज तो नहीं कर रहा वर्ड फाइल? कैन आई शिफ्ट बैक? ओके, लास्ट वन। अगर एक स्टेक होल्डर है जिसकी पावर हाई है, बट उस पावर हाई के साथ उसका इंटरेस्ट भी हाई है, वो तो अल्टीमेट हो गया ना। यानी कि दोनों चीजें अब अपने ऑप्टिमम पे है, पावर भी ऑप्टिमम पर है, इंटरेस्ट भी ऑप्टिमम पर है। सो जो स्ट्रैटेजी टू एंगेज होगी, जो डायरेक्टर्स होंगे, वो डायरेक्टर्स कहेंगे कि ये जो स्टेक होल्डर है ये हमारा की प्लेयर है, यानी कि ये हमारे बिजनेस का इंटेग्रल पार्ट है, ये हमारे बिजनेस की सक्सेस स्टोरी है, इसको तो हम लूज ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस पर्सन। की प्लेयर का मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। की प्लेयर, की प्लेयर मीन्स it's an integral part of the business success story, without whom the business can't it's an integral part of the business success story, and
are the stakeholders who are regularly addressed in the boardroom, or regularly addressed in the boardroom, and decisions are taken keeping focus on them. आप इन पर फोकस रख के अपने डिसीजंस लेते हो, क्योंकि आपको लगता है इनके बगैर मेरी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती. की प्लेयर्स. ठीक है. सो की प्लेयर्स, ये वो प्लेयर्स है जिसके बगैर बिजनेस का सर्वाइवल नहीं है, बिजनेस चल नहीं सकता. जैसे कस्टमर है, जैसे सप्लायर है, ये सारे की प्लेयर्स है. मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, डायरेक्टर्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ये सारे की प्लेयर्स हैं. मेजर कस्टमर, मेजर सप्लायर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सारे की प्लेयर्स है. ये बिजनेस की सक्सेस स्टोरी है. Is that engaging clear to everyone? ये स्ट्रक्चर क्लियर होता है बिफोर आई स्टार्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स नाउ. सो इज एवरीवन क्लियर कि प्रायोरिटाइज दो ग्राउंड्स पर होता है. प्रायोरिटाइज के लिए हमें पावर चाहिए है, प्रायोरिटाइज के लिए इंटरेस्ट चाहिए है, इंगेज करने के लिए हमारे पास चार मैकेनिज्म्स है. मिनिमल एफर्ट्स, कीप इन्फॉर्म्ड, कीप सेटिस्फाइड एंड कीप प्लेयर्स. पावर दो हो सकती है, पावर कैन बी हाई और लो, इंटरेस्ट कैन बी हाई और लो. अब एग्जाम में किस तरह से हाई और लो को जज करोगे, उसके लिए एक बहुत इजी वर्ड है, कंट्रास्ट, कंपैरिजन. चीजों को कंपेयर करो, चीजों को कंट्रास्ट करो. थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर यू. कंट्रास्ट, कंपैरिजन. जब आप चीजों को कंट्रास्ट और कंपैरिजन करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड द पावर, आई कैन अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट. ठीक है, यहां तक इज एवरीवन क्लियर? कैन आई मूव ऑन एंड टेक द लास्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द मेंडलो मैट्रिक्स? ओके, अब आ जाओ एग्जामिनर के आर्टिकल पे. मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट आई नीड टू एनकरेज यू टू रीड दिस आर्टिकल. ये एग्जामिनर का आर्टिकल है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में रेकमेंड किया था. इसका एक पैराग्राफ है जो मुझे आपके साथ पढ़ना है क्लास में. ऑल अबाउट स्टेक होल्डर पार्ट 1. ठीक है, दिस इज द एग्जामिनर आर्टिकल. ऑल अबाउट स्टेक होल्डर पार्ट 1. ऑल अबाउट स्टेक होल्डर पार्ट 1. इसका एक रेलेवेंट पेज है जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ट्राई टू अश्योर के आप उसको पढ़ो इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. इसमें जब आप आर्टिकल में नीचे जाओगे तो आर्टिकल में एक पेज है विच इज द पेज नंबर, मैं आपको बता देता हूँ पर्टिकुलरली, जिसको तो पढ़ना मस्ट है ना, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 के बॉटम पे आपको हेडिंग नजर आएगी, दिस. ये हेडिंग जहां तक चल रही है आर्टिकल में, इसको मैक्सिमम पढ़ना हर स्टूडेंट के लिए मस्ट है, क्योंकि इससे आपका माइंडसेट क्लियर होगा मेंडलो मैट्रिक्स पे फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे मेंडलो मैट्रिक्स की एप्लीकेशन कैसे करनी है, और मुझे मेंडलो मैट्रिक्स में पावर और इंटरेस्ट को किस तरह से पिक करना है. ठीक है, मैं इसको रीड कर रहा हूं आपके साथ एंड विल गो डाउन अंडरस्टैंडिंग इट. ठीक है, ये पेज नंबर 3 के बॉटम से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 4 पे कंटिन्यूड है, और पेज नंबर 4 से पेज नंबर 5 पर है, और फिर खत्म है. पेज नंबर 4 एंड 5. पेज नंबर 5 के स्टार्ट पे सिर्फ पिक्चर है, जो पिक्चर अभी हम लोगों ने देखी थी. ठीक है, सो पेज नंबर 3, 4, 5. सो आई एम राइटिंग इट हियर ऑन द वर्ड फाइल. रीड द आर्टिकल, रीड द आर्टिकल. स्टेक होल्डर पार्ट 1. स्टेक होल्डर पार्ट 1, पेज 3 bottom, page 3 bottom, plus page 4 full, plus page 5 का start, plus page 5 का start. I hope that's just like 1.5 page, and you can find time in your busy lives to read this 1.5 page today or tomorrow and wrap this topic up. ठीक है, line by line, word by word पढ़ो. ठीक है, मैं इसमें से I am reading the relevant part in the time we are left with, and then you will continue this practice.
ओके, लेट्स रीड इट। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, रीड करना। आई होप ये स्क्रीन पे क्लियर है। पेज नंबर 3 का बॉटम यहां से। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं और मैक्सिमाइज कर देता हूं ताकि यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। ये आर्टिकल्स आपके साथ शेयर्ड है ऑलरेडी। आई होप आप इनको रीड कर रहे हो जब आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। ओके, आई एम रीडिंग फ्रॉम द पैरा 1। कीप योर फोकस। In strategic analysis, the Mendelov framework is used to attempt to understand the influence that each stakeholder has over an organization objective and or on the strategy. So इससे हम क्या स्टडी करते हैं? इससे हम स्टडी करते हैं the influence, के स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस कितना है ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरली प्रॉफिट सीकिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, अगर एक पब्लिक सेक्टर है तो उसका ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर। So is an attempt to understand the influence that each stakeholder has over the organization objective. The idea is to establish which stakeholders have the most influence by estimating each stakeholder power over and interest in. So इस मैट्रिक्स का आइडिया क्या है? इसका आइडिया क्या है? To establish which stakeholders have most influence. ठीक है, सो ये स्टेक होल्डर डायरेक्टर्स को हेल्प करता है उन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फिर उन स्टेक होल्डर्स के साथ आपका एंगेज करना बहुत जरूरी है। यू विल नॉट बी कंसर्न अबाउट द स्टेक होल्डर जिनकी पावर कम है। आप उन स्टेक होल्डर के लिए ज्यादा कंसर्न हो जिनकी पावर ज्यादा है, क्योंकि वो आपको डिक्टेट कर सकते हैं। सो द वन हु हैज मोर इन्फ्लुएंस, ठीक है, वो खुद क्लियर कर रहा है एग्जामिनर, पावर ओवर एंड इंटरेस्ट इन। ठीक है, सो पावर ओवर होती है ना, आप ओवरराइड कर सकते हो किसी चीज को, आप पावर एक्सर्ट कर सकते हो। तो पावर ओवर द ऑब्जेक्टिव है, पावर ओवर द बिजनेस है, एंड इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस है। ठीक है, यहां तक इज एवरीवन क्लियर? एंड इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन अफेयर। तो अभी तक हमें जो की पैराग्राफ से वर्ड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? इन्फ्लुएंस। तो ये मेंटो मैट्रिक्स हमें इन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि विच ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर मोर इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, वापस नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। पेज 4, फुल स्टॉप के बाद पेज 4 पे, द स्टेक होल्डर with the highest combination of power and interest are likely to be those with the most actual influence over objective। वो कह रहा है कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा आपके ऑब्जेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो द स्टेक होल्डर विद द हाईएस्ट पावर एंड द हाईएस्ट इंटरेस्ट, सो विद द हाईएस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड विद द हाईएस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट आर द वन, जो सबसे ज्यादा आपके ऑब्जेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि कौन से स्टेक होल्डर्स? Which stakeholder is this paragraph talking about? Highest combination of power and interest are likely to be those who have the most influence on your objectives. ये कौन से stakeholders है? Please answer करो। Highest combination of power and interest, key players. So ये पैराग्राफ किन की बात कर रहा है? की प्लेयर्स की बात कर रहा है। ओके, वापस आ जाओ फुल स्टॉप के बाद। Power is the stakeholder ability to influence objectives, how much they can, while interest is the stakeholder willingness, how much they care। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको यहां से अंडरलाइन करो या इसको यहां से हाईलाइट करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। पावर इज द स्टेक होल्डर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्टिव। मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं वर्ड फाइल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर इज द स्टेक होल्डर ability to influence objective, stakeholder ability to influence objective, influence objectives, how much they can, how much they can। ठीक है, तो एग्जाम में क्या सोचोगे? आप सोचोगे अच्छा इसकी पावर
पावर इज द स्टेक होल्डर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। तो एग्जाम में जब आप केस पढ़ रहे होगे तो आप देखोगे उस केस में क्या उसके पास ये एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस है, कितनी है, हाउ मच, लो या हाई। तो केस पढ़ना बहुत जरूरी होगा एग्जाम में। इज द स्टेक होल्डर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्टिव। सो उसका इन्फ्लुएंस कितना है एग्जाम में, हाउ मच कैन दे इन्फ्लुएंस, वेरी हाई और नॉट। ठीक है, इज दैट क्लियर, दिस लाइन क्लियर टू एवरीवन? ये मैंने कॉपी पेस्ट करी है फ्रॉम द एग्जामिनर आर्टिकल। सो पावर को एग्जामिनर ने डिफाइन किया है, इज द स्टेक होल्डर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्टिव। इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन कर रहा है एग्जामिनर? इंटरेस्ट को वो डिफाइन कर रहा है बाय, while the interest is the stakeholder willingness, how much they care is the stakeholder willingness, is the stakeholder willingness, how much they care about the business, about the activities of the business. willingness, तो यहां पे वर्ड किस किस पे फोकस है, willingness के ऊपर, उनकी willingness और उनकी influence. So how much they can and how much they care, इस पे आप एग्जाम का जब एग्जाम में कोई केस सॉल्व कर रहे होगे तो केस में देखोगे उसकी विलिंगनेस कितनी है, उसकी विलिंगनेस क्या है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, जिसकी बेसिस पे आप जस्टिफाई करोगे कि अच्छा उसका इन्फ्लुएंस हाई है, उसकी विलिंगनेस कम है, या उसकी इन्फ्लुएंस कम है, उसकी विलिंगनेस ज्यादा है। सो विलिंगनेस इज हाउ मच दे केयर एंड इन्फ्लुएंस इज हाउ मच दे कैन। क्या ये दोनों लाइंस आपको हेल्प करेंगी केस में से स्टेक होल्डर के इन्फ्लुएंस और विलिंगनेस को पिक करने के लिए? आई होप ये सेंटेंसेस आपको परफेक्टली गाइड करेंगे एग्जाम में, कि आप पिक कर सकते हो कि उसका इन्फ्लुएंस कितना है और उसकी विलिंगनेस कितनी है। सो क्या ये लाइंस आपको हेल्प करेंगी डिफाइनिंग लो हाई इन द एग्जाम पेपर? आई नीड योर आंसर। ठीक है, क्या ये लाइंस आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी इन आइडेंटिफाइंग के हाउ मच दे कैन इन्फ्लुएंस एंड हाउ मच दे केयर? तो क्या एग्जाम में जज कर सकोगे कि वो हाई है या लो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस स्टडी? And if still we need to do an exam paper on that, right? So nothing to worry about. So examiner की ये line बहुत important थी, influence and willingness. अब वापस आ जाओ आर्टिकल पे। ओके, अब एग्जामिनर कह रहा है कि जो इन्फ्लुएंस होता है उसके लिए एग्जामिनर एक फॉर्मूला बना रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है पावर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट। तो जितनी पावर बढ़ेगी, जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतना इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। इज दैट ट्रू? डू यू ऑल एग्री विद द फॉर्मूला बाय द एग्जामिनर? Influence is equal to power multiplied by interest. So higher the power, higher the interest, higher the influence. So influence का मतलब क्या है? एग्जामिनर क्लियर कर एग्जामिनर कह रहा है इन्फ्लुएंस का मतलब है ये, इन्फ्लुएंस में पावर भी है, इंटरेस्ट भी है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ देन। There are issues with this approach, however. Although it is a useful basic framework for understanding which stakeholders are likely to be the most influential, it is very hard to find ways of effectively measuring each stakeholder power and interest. वो कह रहे हैं ये challenge भी है कि बहुत मुश्किल होता है at times. It is very hard at time to find ways to effectively measure each stakeholder power and interest. So ये उसकी limitation है मॉडल की। वो कह रहा है दो ये मॉडल बहुत अच्छा है, ये मॉडल आपको इन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, बट एट टाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिनमें आइडेंटिफाइंग द पावर एंड इंटरेस्ट बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, या आइडेंटिफाइंग द पावर एंड इंटरेस्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चैलेंज हो जाएगा। नंबर वन, the map generated by the analysis of the power and interest is not static. तो वो जो आप जो मैप बनाओगे, मिनिमल एफर्ट, कीप इन्फॉर्म्ड, कीप सेटिस्फाइड वगैरह, वो स्टैटिक नहीं है। Changing events can mean that the stakeholder can move around the map with consequent changes to the list of the most influential stakeholder. ये मैंने भी आपको स्टेप 1 2 3 4 में बताया है ना, कि जो स्टेक होल्डर एनालिसिस होता है वो स्टैटिक एक्सरसाइज नहीं है, हर साल करनी है, क्योंकि हर साल कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो आपके स्टेक होल्डर की पोजीशन को चेंज करें। आपका कोई एक स्टेक होल्डर जिसकी पावर लो थी, अगले साल उसकी पावर हाई हो सकती है। आपका एक स्टेक होल्डर है जिसका इंटरेस्ट लो था, अगले साल उसका इंटरेस्ट हाई हो सकता है।
सो डू यू बिलीव कि ये जो मैपिंग आप करते हो स्टेक होल्डर की, इज इट अ स्टैटिक एक्सरसाइज? ये समझ में आ रहा है सबको कि जो मैप आप बनाते हो, मिनिमल एफर्ट, कीप इन्फॉर्म्ड, कीप सेटिस्फाइड एंड कीप क्लियर, क्या ये मैप हर साल रेगुलरली रिवाइज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए? क्या इसमें चेंजेस आ सकती हैं? तो वो चेंजेस के लिए वो क्या कह रहे हैं, इवेंट्स। तो केस में कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिससे ये मैप चेंज हो जाए। ठीक है, अभी हम लोग अब आज तो टाइम नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली हम लोग एक एग्जाम क्वेश्चन करेंगे, उसमें यही सिचुएशन है कि कंपनी कंपनी जो थी ना, पहले प्राइवेट कंपनी थी, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केस स्टडी वो कंपनी लिस्टेड हो गई। एग्जामिनर कहता है कि अब बताओ कि स्टेक होल्डर की पोजीशन कैसे चेंज होगी फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी टू अ लिस्टेड कंपनी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एग्जामिनर ने केस बनाया हुआ स्पेसिमेन एग्जाम वन में, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्पेसिमेन एग्जाम वन में कंपनी का स्टार्ट होता है फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी, लेटर वही कंपनी कन्वर्ट हो जाती है टू अ लिस्टेड कंपनी। तो सोचो, एग्जामिनर कहता है कि स्टेक होल्डर किस तरह से चेंज होंगे फ्रॉम अ प्राइवेट बिजनेस टू अ लिस्टेड बिजनेस। So can you understand the changing event here? The changing event is the company becoming a listed company now from being a private company. So how will it impact the Menlo metrics? How will it impact the power and interest of the stakeholder after the company has gone public, or after the company has become listed? ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैपिंग चेंज होगी। नेक्स्ट आ जाओ आगे। The organization strategy for relating to each stakeholder, ये क्या स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? शुड वी नो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी? क्या मैंने आपके सामने अभी वर्ड फाइल में 4 स्ट्रैटेजीज लिखी थी? द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी for relating to each stakeholder is determined by the part of the map the stakeholder is in। वो किस मैप का पार्ट है, वो जिस मैप का पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक स्ट्रैटेजी है। Those with neither interest nor power can according to the framework be largely ignored। so जिनके पास पावर और इंटरेस्ट नहीं है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम लार्जली इग्नोर कर देंगे। although this does not take into account any moral or ethical consideration। largely ignore में हम कोई ethical consideration नहीं लेंगे कि मतलब हम उनके साथ कोई unethical काम कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस है कि जब जिसकी पावर नहीं है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। it is simply the stance to take if strategic positioning is the most important objective। those in the bottom right are the high interest and high power stakeholder and are by the fact the stakeholder with the highest influence। ये पहले भी वो बता चुका है कि जो बॉटम पे है, बॉटम राइट पे आर द वन हु हैव द हाईएस्ट इन्फ्लुएंस। The question here is how many competing stakeholders reside in the quadrant of the map? If there is only one example management, then there is unlikely to be a conflict in a given decision making situation। If there are several and they disagree on the way forward, there are likely to be difficulties in decision making and ambiguity। वो कह रहे हो कि जो लास्ट क्वाड्रेंट है ना, लास्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? हाई पावर हाई इंटरेस्ट। जरा एक एग्जांपल लो जस्ट बिफोर आई एंड द क्लास। हाई पावर हाई इंटरेस्ट वगैरह, हाई पावर हाई इंटरेस्ट में अगर कोई एक ही स्टेक होल्डर है ना तो डिसीजंस लेना आसान है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस में जो फैमिली होगी वो की प्लेयर का पार्ट होगी। इज दैट ट्रू? फैमिली बिजनेस में जो फैमिली होगी वो की प्लेयर का पार्ट होगी, और फैमिली ही वो वाहिद इंडिविजुअल होगा जो डिसीजंस लेगा। फैमिली के अलावा कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है ना, फैमिली बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बिकॉज इट इज अ फैमिली टू डिसाइड। बट अगर एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी में जो की प्लेयर्स हैं, सोचो लिस्टेड कंपनी में की प्लेयर्स में आपके पास चेयरमैन भी है, आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, आपके पास नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं। अब ये सारों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एनईडीज कुछ कह रहे हो, चेयरमैन कुछ कह रहा हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ कह रहा हो, चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ कह रहे हो। सो डू यू बिलीव कि अगर जो की प्लेयर वाला बॉक्स है, की प्लेयर वाले बॉक्स में अगर बहुत सारे की प्लेयर्स आ जाए, सो डिसीजन मेकिंग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और अगर की प्लेयर वाले बॉक्स में कोई एक ही की प्लेयर है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि डिसीजंस डिसीजंस लेना आसान हो जाएंगे।
ठीक है, सो प्लीज इंश्योर, क्योंकि क्लास का टाइम एंड हो रहा है, इसके बाद जो पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ रह गए, इन दोनों को पढ़ लेना। वो आपको मजीद कीप इन्फॉर्म्ड और कीप सेटिस्फाइड के बारे में बता रहे हैं। ये वाला पैराग्राफ जो है वो कीप इन्फॉर्म्ड पे चल रहा है, और जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो कीप सेटिस्फाइड पे चल रहा है। इन दोनों को प्लीज रीड कर लेना, सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कीप इन्फॉर्म्ड एंड अ कीप सेटिस्फाइड। सो ये पेज नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेज नंबर 4 से आप बहुत सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पिक कर सकते हो, ऑफ द की प्लेयर्स, ऑफ द मिनिमल एफर्ट्स, ऑफ द कीप इन्फॉर्म्ड एंड ऑफ द कीप सेटिस्फाइड। ठीक है, पेज 5 जो है वो सिर्फ मैप बना हुआ है, तो अगर वो मैप मेरे पास प्रेजेंटेशन में भी बना हुआ है, पेज 5 पे सिर्फ मैप है। ठीक है, अब इस मैप को एग्जाम में यूटिलाइज कैसे करना है, इस मैप को एग्जाम में क्या हमें इलस्ट्रेट करना है, क्या हमें इसको ड्रॉ करना है, क्या एग्जामिनर परमिट करता है इसको ड्रॉ करना या नहीं ड्रॉ करना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्पेसिमेन एग्जाम 1 देखेंगे, जो मेंटोमेट्रिक्स पर ही है। मैं सिर्फ एक रेलेवेंस दे रहा हूं कि अगर आप में से कोई बहुत एडवांस स्टूडेंट है और बहुत उसके पास टाइम है और वो जल्दी चीजें करना चाहता है, ये स्पेसिमेन एग्जाम 1 है जो नेक्स्ट क्लास का फोकल पॉइंट बनेगा। ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, सबके पास आपके पीडीएफ फाइल्स में, गूगल ड्राइव के ऊपर। स्पेसिमेन एग्जाम 1, राइट? सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे स्पेसिमेन एग्जाम 1? ठीक है, स्पेसिमेन एग्जाम 1 का क्वेश्चन नंबर 3 ए, क्वेश्चन नंबर 3 ए जो है यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक, क्वेश्चन नंबर 3 ए जो है वो बेसिकली चल रहा है मेंडलो मैट्रिक्स पर, जो मेरा बेसिक स्कोप बनेगा इन माय नेक्स्ट क्लास, राइट? ठीक है, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मैंने शायद ग्रुप पे भी कल मेंशन किया था कि दिस विल बी द लास्ट क्लास बिफोर द ईद हॉलीडेज, राइट? क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, सो ऑलरेडी लास्ट लास्ट 10 डेज स्टार्ट हो चुके होंगे रमजान के। आइडियली आई थिंक 22nd रोजा होगा उस वक्त। सो ये मेरा 5th लेक्चर था एसपीएल के ऊपर, और इस 5th लेक्चर पे क्लासेस सस्पेंड हो जाएंगी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो आपने सीखा है इन द सिलेबस ऑफ एसपीएल, उसकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो कि स्टेक होल्डर के बारे में जो बुकिश नॉलेज है वो आप गेन कर लो, स्टेक होल्डर के बारे में जो एग्जामिनर का आर्टिकल है उसको रीड कर लो, हमने एजेंसी का टॉपिक किया था क्लास में उसको रिवाइज कर लो, तो जितनी जर्नी अब तक हुई है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अब जब क्लासेस ईद के बाद स्टार्ट होंगी, तो आपको पता है ईद के बाद क्लासेस डबल हो जाएंगी। आई विल बी हैविंग 2 क्लासेस एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे। ठीक है, और क्लासेस का टेन्योर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्लासेस ऑलमोस्ट 2-2.5 आवर्स की हो जाएंगी एवरी वीक। तो सैटरडे संडे को क्लासेस हुआ करेंगी ट्वाइस अ वीक, और क्लासेस की ड्यूरेशन आई थिंक ऑन एवरेज 2 आवर्स है, ये 2.5 आवर है पर पर डे। सो ऑटोमेटिकली आपका जो कोर्स होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द 30th ऑफ मे, राइट? 30th ऑफ मे को सैटरडे है, ईद के फौरन बाद 30th मई से क्लासेस रिज्यूम होंगी, और 30th मई से वी हैव 2 क्लासेस अ वीक। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है सबको? मेरा मैसेज सबको मिल गया? क्लासेस कब से रिज्यूम होंगी अब वापस? फ्रॉम व्हेन द क्लासेस विल रिज्यूम बैक, कैन मुझे प्लीज सब लोग इन्फॉर्म कर दोगे जरा, सो आई नो एवरीवन हैज हर्ड दैट? फ्रॉम द 30th ऑफ मे। और मेरी कितनी क्लासेस हुआ करेंगी वीक में 30th मई से? 30th में सैटरडे है, राइट? 2। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली सोचो कि क्लासेस एकदम डबल होंगी, तो डबल द क्लासेस मींस ऑटोमेटिकली आपका कोर्स एकदम से वीकली बेसिस पे उसमें सिग्निफिकेंट जंप्स आएंगी। ठीक है, सिग्निफिकेंट जंप्स आएंगी, अभी तो सिर्फ वार्म अप फेस था ना रमजान की वजह से। जब सिग्निफिकेंट जंप्स आएंगी तो 30th मई से लेकर 30th जून तक आपको लगेगा वी हैव कवर्ड सो मच। ऐसा भी हो सकता है कि 30th मई से 30th जून तक आपका जो फंडामेंटल सिलेबस है, टेक्निकल सिलेबस है, वो खत्म हो जाए। फिर हमारे पास पूरा जुलाई होगा टू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली चल रही होगी। अगर मैं कोई टॉपिक आपको करवा रहा हूँ जिसका कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो मैं साइमल्टेनियसली आपको प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा, ताकि एंड में हमारे पास प्रैक्टिस का लोड कम हो जाए। ठीक है, टेंटेटिवली कोर्स को 20th जुलाई तक रैप अप करना है, क्योंकि अगस्त आपको ब्रेक मिलेगा, सितंबर में आपके एग्जाम्स है।
20th जुलाई में 2-3 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं, बट अगस्त आपका फ्री मंथ होगा। अगस्त में आप लोग सिर्फ खुद पढ़ोगे और सितंबर में एग्जाम्स दोगे। बट जून और जुलाई आपकी रिगरस क्लासेस होंगी, जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट और एग्जाम पर्सपेक्टिव दोनों साइमल्टेनियसली कवर हो रहे होंगे। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ये जो आज सेशन हुआ है, इसकी जो वर्ड फाइल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ग्रुप में दोबारा मेंशन कर दूंगा कि आज की क्लास लास्ट क्लास थी। इसके बाद हम लोग रिज्यूम बैक करेंगे राइट आफ्टर द ईद हॉलीडेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की कुछ पर्सनल रिक्वेस्ट है कुछ मटेरियल के बारे में, तो प्लीज वो मुझे व्हाट्सएप कर देना। आपकी जो मटेरियल रिलेटेड रिक्वेस्ट है कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए, प्लीज उसको मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो मैं उसको क्लास के बाद रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो please ensure that you revise everything, and I hope you had an effective class today on the topic of stakeholder। lecture 5 था हमारा, जो stakeholder पे continued lecture है। last lecture ईद के बाद जो होगा वो last lecture होगा stakeholder पर। हम stakeholders exit करके एग्जाम पेपर देखेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, और इस एग्जाम पेपर के बाद ऑटोमेटिकली टॉपिक चेंज हो जाएगा। Okay, then that is it for the class today. I'll meet you back on the 30th of May, all of you, with the new session starting after the Eid. Uh, till then, it's time to say you goodbye and Allah Hafiz.